Good morning, dear old students. Myself, Mahesh Kumar Yadav. Today, I will discuss about blood products एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो भी ब्लड के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो या प्लाज्मा हो, तो ये जो सारे कंटेंट है वो बाहर से किसी डोनर पर्सन से लेने के बाद यदि रिसिपिएंट पेशेंट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं या रिसिपिएंट पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं तो उनका क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट में टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट। मींस ऐसे कौन कौन से ब्लड के कंपोनेंट हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ RBC के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, जिसे शॉर्टली बोला जाता है PRBCs, मींस पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए, इसमें जो पैक्ड RBC होगी वो ब्लड प्रोडक्ट है जो यूज़ लिया जाएगा एरिथ्रोसाइट को रिप्लेस करने के लिए और इन्फ्यूजन टाइम को मेंटेन करने के लिए। स्पेशली यदि बात करें कि 1 यूनिट जो भी RBC है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में यूज़ ली जा सकती है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 to 4 आवर्स। ईच यूनिट में यदि हम बात करें 1 यूनिट RBC यदि किसी पर्सन को एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है तो उसकी वजह से किसका लेवल इंक्रीज होगा। तो यहाँ देखिए, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा 1 ग्राम पर DL एंड हीमेटोक्रिट की बात की जाए तो वो 3% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए कि जो भी आपने 1 यूनिट RBC पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड किया है तो उसका जो भी चेंजेस वैल्यू है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा 4 to 6 आवर के लिए। 4 to 6 आवर के बाद आपको जो भी बढ़ी हुई वैल्यू है, चाहे बात करें हीमोग्लोबिन की या हीमेटोक्रिट की, तो वो आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सेकंड होगा प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट्स को यहाँ क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। प्लेटलेट्स का स्पेसिफिक जो यूज होगा वो क्या है, ट्रीट किया जाता है इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। इसके अलावा प्लेटलेट्स के डिसफंक्शन को मेंटेन करने के लिए यदि जनरली बात की जाए तो प्लेटलेट्स में किसी टाइप की क्रॉस मैचिंग की रिक्वायर नहीं होती है, बट फिर भी यूजुअली इसे क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। और यदि RBC की बात की जाए तो RBC में पहले क्रॉस मैचिंग करना कंपलसरी होगा। प्लेटलेट्स को इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, जैसे ब्लड बैंक से लाया गया है उसके बाद 15 to 30 मिनट में से क्या किया जाएगा, एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट यदि ब्लड कंपोनेंट की बात की जाए तो वो आपके पास होगा प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा किसे बोला जाएगा, विदाउट प्लेटलेट्स जो भी ओवरऑल ब्लड कंटेंट होगा उसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोला जाएगा। देखिए, यहाँ पर फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा है वो यूज़ किया जाएगा क्लोटिंग फैक्टर्स को और वॉल्यूम को एक्सपेंशन करने के लिए। इसमें प्लेटलेट्स के कंटेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की यदि बात की जाए इन्फ्यूजन टाइम का तो मोस्टली इसका 2 आवर्स होगा। इसके अलावा यदि क्लोटिंग फैक्टर्स वो आप क्या रहेंगे, आपके लिए विजिबल रहेंगे। और जनरली इसका इन्फ्यूज़ का जो ओवरऑल टाइम पीरियड है मींस एडमिनिस्ट्रेट करने का, तो वो होगा 15 to 30 मिनट के लिए। यहाँ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इंट्रोड्यूस करने से पहले पर्सन में RH कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट और ABO कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट करना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो प्रेसिपिटेट का मीन्स देखिए क्या होगा, यहाँ जो प्रिपेयर्ड बनाया गया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो क्रायो प्रेसिपिटेट में 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। और यदि बात की जाए कि 1 ईयर तक तो इसको यूज़ लिया जा सकता है। और क्रायो प्रेसिपिटेट में 1 यूनिट में कितना एडमिनिस्ट्रेट का जो टाइम होगा वो देखिए यहाँ होगा, 1 यूनिट क्रायो प्रेसिपिटेट को एडमिनिस्ट्रेट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो होगा 15 to 30 मिनट में। क्या स्पेसिफिक इसका यूज है, क्यों इसे क्रायो प्रेसिपिटेट को यूज़ लिया जा रहा है, इसका मेजर फंक्शन है ये रिप्लेस करता है क्लोटिंग फैक्टर्स को। और स्पेशली उसमें यदि हम क्लोटिंग फैक्टर की बात करें तो वो है फैक्टर नंबर 8 और इसके अलावा फाइब्रिनोजन।
नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होगा अपना यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का जो भी मेजर यूज है वो ट्रीटमेंट करने में लिया जाता है, मोस्टली सेप्सिस के लिए और न्यूट्रोपीनिया के लिए, जो कि मेजर अपना फंक्शन देगा इन्फेक्शन में। और इसके अलावा अनरेस्पॉन्सिव जो एंटीबायोटिक्स हो जाती है तो उनको भी वापस से जनरल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करने के लिए ग्रेनुलोसाइटोसिस का यूज़ लिया जाएगा। तो एक टॉपिक अपना कंप्लीट है, टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि ब्लड डोनेट करने के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, डोनर जो पर्सन होगा उसके कौन कौन से टाइप हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट दे रखा अपने यहाँ ऑटोलोगस। ऑटोलोगस का मीन्स सेल्फ पर्सन का ब्लड किसी टाइप का वेजिव इनवेजिव प्रोसीजर होने से पहले उसे क्या लिया जाएगा, ब्लड लिया जाएगा, और आफ्टर देन प्रोसीजर उसी पर्सन को वापस से क्या किया जाएगा, उसे एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा। इसमें किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑटोलोगस डोनेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि किसी पर्सन में ल्यूकेमिया कंडीशन हुआ है और बैक्टीरियमिया हुआ है तो उस पर्सन का कभी भी आप लोग ब्लड है उसे नहीं लेंगे और ना ही उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट यदि बात की जाए ब्लड सेल वेज, तो ब्लड सेल वेज में देखिए क्या होगा, स्पेसिफिक ब्लड के कंटेंट्स जो कि बॉडी कैविटीज़ में प्रेजेंट होंगे या जॉइंट्स में प्रेजेंट होंगे या क्लोज बॉडी साइड्स में प्रेजेंट होंगे, तो वो भी आप लोग यहाँ क्या दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ ब्लड सेल्वेज हैं वो ऑटोलोगस डोनेशन है, जिसमें इन्वॉल्व किया गया है सक्सनिंग ब्लड, जो कि कहाँ से सक्सन कर सकते हैं आप, बॉडी कैविटीज़ से, जॉइंट स्पेस से और अदर बॉडी साइड्स। नेक्स्ट यदि टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन में बात की जाए तो अपने पास थर्ड पॉइंट होगा डिजाइनेटेड डोनर। डिजाइनेटेड डोनर का क्या मीन्स होगा, यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्फ का यहाँ क्या होगा, कॉम्पैक्टिबल डोनर होगा सेल्फ पर्सन का। देखिए इट अकर व्हेन रिसिपिएंट सेलेक्ट देयर ओन कंपैटिबल डोनर, यहाँ डोनेशन होगा उसमें किसी टाइप का जो रिस्क होगा वो नहीं होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन होगा, जो कब डेवलप होगा, जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कॉम्पैक्टेबिलिटी। कॉम्पैक्टेबिलिटी देखिए एक टेस्ट है जिसमें पेशेंट का जो भी ब्लड है उसे क्रॉस मैच किया जाता है। देखिए यहाँ पर जब भी क्लाइंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है तो बेड साइड में ही उसी टाइम ड्यूरेशन में उस सैंपल को रखा जाएगा और उसके बाद में क्लाइंट से पूछा जाएगा उसका नाम, इसके अलावा क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन बैंड और ब्रेसलेट। इसके बाद में एबीओ टाइप और आरएस टाइप का भी यहाँ आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में होगा एंटीबॉडी का स्क्रीनिंग किया जाएगा, जो कि एंटीबॉडीज़ का एंटी और एंटी बी से जो भी क्रॉस मैचिंग बनने को प्रिपरेशन हो रहा है उसे प्रिवेंट किया जाएगा, किसी टाइप का यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट होगा यहाँ पर कॉम्पैक्टेबिलिटी के लिए क्रॉस मैच डन किया जाएगा डोनर आरबीसी के लिए और इसके अलावा रिसिपिएंट सीरम के लिए। इसके लिए आपके पास एक कॉम सीरम टेस्ट होगा, क्रॉस मैच होगा, वो भी एक कॉम्पैक्टिबल होगा, बट आरबीसी का एग्लूटिनेशन अगर वहाँ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट क्यों कर रहे हैं कि आरबीसी का एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए, कहीं पता चले किसी भी आप लोग रिसिपिएंट पर्सन ने किसी डोनर से ब्लड लिया है और उसका क्रॉस मैच नहीं हो पाए। इसके लिए जैसे ही डोनर ने रिसिपिएंट का ब्लड इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसमिट किया है, और नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, आरबीसी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और पर्सन की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पर्सन में आरबीसी का एग्लूटिनेशन बनने से या होने से प्रिवेंट करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा प्रीवियसली ब्लड इंट्रोड्यूस से पहले, तो उसे बोला जाएगा आरएच कॉम्पैक्टेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल आरबीसी डोनर, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है यूनिवर्सल आरबीसी डोनर। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ नेगेटिव, याद रखें ओ नहीं होगा, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट के लिए यहाँ होगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट यदि यहाँ पर बात की जाए कि कौन सा डोनर पर्सन कौन कौन से ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ये जनरली आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा। देखिए यहाँ यदि ए ब्लड ग्रुप का जो डोनर है वो अपना ब्लड कौन कौन से रिसिपिएंट को डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर होगा रिसिपिएंट ओनली ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ए और बी। ओके, नेक्स्ट यदि बात की जाए
डोनर का ब्लड ग्रुप है बी, तो ये कौन कौन से रेसिपिएंट को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर होगा बी और इसके साथ साथ ए बी। नेक्स्ट ए बी ब्लड ग्रुप का जो डोनर है वो कौन से रेसिपिएंट को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ओनली किसको करेगा, ये ए बी को। नेक्स्ट कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप का जो भी डोनर है वो अवर ऑल रेसिपिएंट को, चाहे बात की जाए ए बी और ओ, अवर ऑल को क्या कर सकता है, यहाँ पर ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए यहाँ पर इन्फ्यूजन पंप की, तो इन्फ्यूजन पंप का देखिए मेजर फंक्शन क्या होगा कि जिस टाइप से इंट्रावीनस सेट होता है उसी टाइप से बीटी सेट होता है, तो बीटी सेट में यहाँ पर एक इन्फ्यूजन पंप मेंशन होगा। देखिए इन्फ्यूजन पंप का यूज़ लिया जाएगा ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने में, जिसका स्पेसिफिक डिज़ाइनेटेड ही इसी टाइप का किया जाता है कि उसमें जो ओपेक सॉल्यूशन होगा वो स्पेशल आईवी ट्यूबिंग्स में क्या होगा, ब्लड प्रोडक्ट्स को हीमोलाइसिस होने से बचाएगा। स्पेशली यदि इन्फ्यूजन पंप में प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल प्रेशर आपको वहाँ रखना है, और यदि आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो 300 mm ऑफ एच जी से ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं रखना होगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए ब्लड वार्मर का, तो देखा होगा जैसे ब्लड बैंक से ब्लड को लाया जाता है तो वो क्या रहेगा, वहाँ से बाई डीप फ्रीजर से लाया जाएगा, तो वहाँ पर डायरेक्टली उस ब्लड को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट उस ब्लड को पहले नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लड वार्मर का ज़रूरत होगा। ब्लड वार्मर का जनरल फंक्शन क्या होगा, जो भी पर्सन है उसमें हाइपोथर्मिया कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए और एडवर्स रिएक्शन से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, ब्लड को वार्म किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास यहाँ पर कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होगा यहाँ पर अपने ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड रिएक्शन। जैसे कि प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यदि RH इनकॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट यदि नहीं किया जाएगा तो एग्लूटिनेशन फॉर्मेट RBC का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हीमोलाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखिए कॉम्प्लिकेशन में सबसे फर्स्ट अपने पास ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन में देखिए क्या है, ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शन है वो एक एडवर्स रिएक्शन होगी जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिसीव करने के दौरान डेवलप होगी। जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, उसमें है हीमोलाइटिक, एलर्जी कंडीशन, फेब्राइल और बैक्टीरियल रिएक्शन, जिसे बोला गया है सेप्टिसीमिया। कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, सबसे फर्स्ट होगा चिल्स और डायफोरोसिस हो जाएगा, मसल से एक चेस्ट पेन होगा, रेसिस के साथ इचिंग होगी, डिस्निया, साइनोसिस और हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यदि बात की जाए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सेकंड पॉइंट, तो वो है आपके पास डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। मीन्स ये है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देने के बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में डिले क्या होगा, कुछ कौन सी रिएक्शन डेवलप हो सकती है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, जो भी रिएक्शन डेवलप होगी वो कुछ दिन से कुछ ईयर्स के बीच में डेवलप हो सकती है, जिसका मेजर साइन होगा आपके पास फीवर, माइल्ड जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा हीमेटोक्रिट का लेवल डिक्रीज भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में बात की जाए सर्कुलेटरी ओवरलोड। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बाद सेकंड पॉइंट होगा कॉम्प्लिकेशन का सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड का मीन्स ये होगा कि यदि आपने फास्टली ब्लड को रिसिपिएंट में इंट्रोड्यूस किया है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा और सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, ओवरलोड देखने को मिलेगा। उसमें कौन कौन से इंटरवेंशन आप लोग कर सकते हैं, जो रेट है इन्फ्यूजन की उसको स्लो करना है, पेशेंट को अपराइट पोजीशन देनी है, यदि कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन देनी होगी, डायूरेटिक्स देनी होगी, बिकॉज यहाँ पर ओवरलोड हुआ है तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड लेवलिंग में हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हार्ट का एक्टिविटी उसे मेंटेन करना है और मॉनिटर करना है। नेक्स्ट थर्ड कॉम्प्लिकेशन होगा सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा, जिससे इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसे बोला गया है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया में कौन से आप लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्म करना है, इसके अलावा ब्लड का सैंपल लेना है और ब्लड का कल्चर करना होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करनी है और IV फ्लूइड। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो यहाँ आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। आयरन का ओवरलोड देखिए यहाँ पर डिले
यदि डिले ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशन होगा पर्सन में आयरन का ओवरलोड होना, तो मल्टीपल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से भी यहाँ क्या हो सकता है, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कौन कौन से इंटरवेंशन आप लोग यहाँ कर सकते हैं, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास यहाँ पर। यदि जब भी पर्सन में आयरन का ओवरलोड होगा तो आप लोग क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट होगा यहाँ पर डेफेरोक्सामाइन आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, डेफेरोक्सामाइन। ओके, इसका रूट होगा इंट्रावीनसली और सबक्यूटेनियसली, जो क्या करता है, जो भी आयरन है उसको एक्यूमुलेट करता है और किडनी के द्वारा रिमूव आउट कर देता है। डेफेरोक्सामाइन होगा वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा आफ्टर यूरिन कलर विल बी रेड। जब भी डेफेरोक्सामाइन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो आपको किस टाइप से कन्फर्म हो पाएगा कि ये फंक्शनिंग में आया है कि नहीं आया, बिकॉज जब भी आप एडमिनिस्ट्रेट करोगे उसके बाद जो यूरिन पास आउट होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोकैल्सीमिया, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया जा चुका है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस की यूनिट में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स क्या होगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना होता है, 8.6 से 10। तो देखिए जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो यहाँ पर दो मेजर साइन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा ट्राउसेस साइन एंड सेकंड होगा चोवेस्टिक साइन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें चोवेस्टिक साइन की, तो चोवेस्टिक साइन का मीन्स क्या होगा, यहाँ पर हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, जो क्या होगा अबनॉर्मल रिएक्शन डेवलप करेगा किसमें, स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल नर्व में। जैसे ही फेशियल नर्व को आप टच करेंगे तो पर्सन का जो फेस है उसी टाइप या उसी साइड में क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। और यदि ट्राउसेस साइन की बात की जाए तो ट्राउसेस साइन क्या है, यहाँ पर कार्पोपेडल स्पाज्म है, जो कि ब्लड प्रेशर कफ की वजह से, जैसे ब्लड प्रेशर कफ को आप इन्फ्लेट करेंगे सिस्टोलिक बीपी के लिए तो आपका जो हैंड है वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा इस टाइप से। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कफ को आप प्रेशर देंगे उस टाइप से क्या हो जाएगा, हैंड इन्फ्लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से डबल साइन देखने को मिले हैं, ट्राउसेस साइन एंड चोवेस्टिक साइन। इसके अलावा जनरल साइन भी है, हाइपर एक्टिविटी, रिफ्लेक्सेज हो जाएगा, पेरेस्थीसिया हो जाएगा, टिटेनी हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, स्लो ट्रांसफ्यूजन देना है और नोटिस करना है किसके लिए, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के लिए। देखिए ओवरऑल आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो इसमें आप लोगों के लिए एक लास्ट में क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है और इसका जो भी आंसर है वो आपको यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ।